नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर के साथ आज हम वैश्विक समस्या या यूं कहें मध्य पूर्व जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, या हम अपने दृष्टिकोण से भारत के दृष्टिकोण से कहें तो पश्चिम एशिया की समस्या, और बहुत आसान शब्दों में कहें तो ईरान ने अब क्या मुश्किलें पैदा कर दी हैं पूरी दुनिया के सामने, और अमेरिका और इसराइल की जिद पूरी दुनिया की शांति को कहां तक गर्त में डाल रही है। यही ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। हम एक ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे जिसका प्रभाव सीधे सीधे भारत पर पड़ता है, और भारत को लेकर के उसका परंपरागत दुश्मन हम पाकिस्तान ने जो गिदड़ भभकी दी है उसके मायने और मतलब समझते हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में आपको खबर दे देते हैं कि ईरान ने भी अपने दो परमाणु संपन्न स्थलों अर्थात नतांज और इस्फहान में जो अटैक हुआ था उसके बदले में इज़राइल पर भी अटैक किया, और इज़राइल में बड़ी संख्या में लोग, 100 से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि वो उनका परमाणु इंस्टॉलेशन अर्थात एटॉमिक इंस्टॉलेशन का एक प्रमुख आधार था। हालांकि ये लोगों का आकलन है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नतांज और इस्फहान की चित्र दिख रहे हैं। जबकि इज़राइल पर जो अटैक किया गया है उसके भी बहुत ही हृदय विदारक वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर उसके परमाणु बम रखे थे। इज़राइल के पास बताया जाता है 60 से 80 परमाणु बम हैं, अमेरिका के सहयोग से, जैसे भी वो है संपन्न है। लेकिन वो पहले ही इज़राइल को इसकी जानकारी मिल गई थी, इसलिए वहां से सब कुछ दूसरे स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसलिए बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, लेकिन इज़राइल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये खबर भी जान लीजिए, बहुत अंदर की खबर है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 48 घंटे बीतते बीतते अगर ईरान ने हॉर्मुज पास को खोल नहीं दिया तो फिर जो अटैक्स होंगे वो ईरान कई वर्षों तक याद करेगा। मतलब और मायने समझिए, अब ईरान के बिजली घरों, परमाणु से जुड़े जितने उनके स्थल हैं, और साथ ही साथ उनके पानी मतलब वाटर प्लांट पर भी अटैक करेगा अमेरिका, ये कहा जा रहा है। क्या होगी वो स्थिति, उसमें अब कुछ ही घंटे से बचे हैं, क्योंकि 48 घंटे में 20 घंटे तो बीत गए, 20 घंटे से ज्यादा। लेकिन चर्चा आज हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्यों कहा कि भारत पर अटैक करेगा अगर पाकिस्तान पर अमेरिका या उसके सहयोगी नजर गड़ाएंगे या पाकिस्तान की खबर लेंगे। और इसकी चर्चा हम बराबर कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का एक घाघ डिप्लोमेट बासित बासित ने जिस तरीके का बयान दिया, भारत में वो रहे भी हैं डिप्लोमेट और मैं उनसे मिल भी चुका हूं। सर, मैं ये जानकारी भी दे रहा हूं कि मैं बासित से बाकायदा मिला हूं, बातचीत भी किया हूं, और वो एक अजीब सा प्रसंग है, उसका चर्चा मैं नहीं अभी करना चाहूंगा, लेकिन मैंने उनसे बातचीत हुई है दिल्ली में। लेकिन वो इतने घाघ है और इतना जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है कि उसने एक नया विचार रखा है दुनिया के सामने कि मुंबई और दिल्ली को हिट करेंगे अगर पाकिस्तान को हिट किया गया। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो गई है, क्या आर्थिक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए? अगर ये युद्ध हो रहा है तो 140 करोड़ के आवाम पर उसका असर पड़ेगा। कर्नल वीरेंद्र शाही सर एक सेनानी है, वो सेना में रहे हैं, सैन्य अधिकारी रहे हैं, लड़ना जानते हैं। अपने को बचाना दूसरे को मार करके, दुश्मन को, दूसरे अर्थात दुश्मन को मार करके, ये उन्होंने सीखा। लेकिन आज कुछ देश को ऐसी बात बताना चाह रहे हैं कि अगर इनके विचारों से देश सहमत हो तो वास्तव में कोई भी चुनौती आएगी हम सामना कर ले जाएंगे। कर्नल सर से ही सुनिए क्या कुछ वो करना चाहते हैं, क्योंकि पहली बात, गैस की शॉर्टेज, तेल की शॉर्टेज, तेल मतलब कच्चे तेल की शॉर्टेज, इस शॉर्टेज से जो एक ऊर्जा संकट पैदा होगी उससे भारत जैसे विकास की राह में आगे बढ़े हुए देश के सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। और ये आज 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन की समस्या नहीं है, ये समस्या बढ़ने जा रही है। ये भी कर्नल वीरेंद्र साई सर का दृष्टिकोण बताता है, इनके दृष्टिकोण में ये बात आती है। लेकिन इसके लिए अब क्या करना चाहिए
और ये उसका खुद पालन करना शुरू कर चुके हैं। आज उसी पर ये प्रकाश डालने जा रहे हैं। इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए सर। धन्यवाद दिवाकर जी। आज देश एक फिर समस्या में है और जितना भी हमारी प्लानिंग की गई है, पेट्रोल के डीजल के रिजर्व रखे गए हैं, गैस की आपूर्ति की हर कोशिश की जा रही है, पर ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं, ये एक वैश्विक समस्या बन गई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले निकट भविष्य में इसका कोई समाधान दिखता नहीं है। युद्ध समाप्त होते हैं, एक ना एक दिन ये भी समाप्त होगा। शायद हमारी अपेक्षा या सांसारिक नीतिकारों की, विशेषतर इजराइल और अमेरिका की, शायद प्लानिंग ऐसी रही हो कि हफ्ते 10 दिन में ये सब शांत हो जाएगा, जो नहीं हुआ। अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे और जिस तरह से क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स दोनों ओर से हो रहे हैं, कोई भी पार्टी अभी हारने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। अमेरिका, विशेषतः उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड गेम खेलते हैं, अभी भी खेल रहे हैं। एक तरफ वो ईरान को कहते हैं आप अपना ऑयल सैंक्शंस हटा लेते हैं, सेल कर लीजिए। एक तरफ वो कहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट 48 आवर्स में खोल दो, नहीं तो भयंकर अटैक होंगे। एक तरफ उनके मैरीन्स इराक की तरफ, ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं, दूसरी ओर वो कटाक्ष भी कर रहे हैं कि इजराइल ने उनकी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर क्यों अटैक किया, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। जो बात मानने वाली नहीं है, पर फिर भी वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड इधर का उधर का करके, और शायद ऐसा लगता है कि समेटना चाहते हैं अपने हाथ। हम पहले जिक्र कर चुके हैं किस प्रकार पेंटागन ने एडिशनल फंड्स और ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट बताई है। वो जो लीक हो गई थी उनकी मीटिंग कि अगर रिजीम चेंज करना है तो लगभग 2 लाख ट्रुप्स अमेरिका को डिप्लॉय करने पड़ेंगे। कहां से आएंगे, कैसे होंगे, और कम से कम 15,000 कैजुअलिटीज, डेथ कैजुअलिटीज भी सफर की जा सकती हैं। अमेरिका जैसा देश 15,000 बॉडी बैग लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हो सकता है ये युद्ध कुछ धीमी गति पर जाकर और धीमी गति पर जाकर फिर एक सिलेक्टेड टारगेट्स पर, जिस तरह का भी आपने जिक्र किया इजराइल पर किया गया कल, इस तरह के सिलेक्टेड टारगेट्स पर आ जाए, गति धीमी पड़ जाए, पर वो समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल होगा कि कब ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी, कब ऑयल की नॉर्मल सप्लाई बहाल होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू या अन्यथा। कितना समय लगेगा हर उस देश को जो ऑयल शॉर्टेज से जूझ रहा है अपनी रिक्वायर्ड पॉलिसी के हिसाब से तेल पानी के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए। मैं फौरन आपके दूसरे प्रश्न पर यहीं से साइड स्टेप करूंगा कि इस पर भारत पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमारे रिजर्व्स हैं एक लिमिटेड समय के लिए, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना। ये एक लॉन्ग ड्रॉन गेम है जो क्षति ऑयल फैसिलिटीज को
कतर पे, बहरीन में पहुंचा दी गई है, उसको देखते हुए तेल की नॉर्मल सप्लाई की बहाली को कम से कम कुछ महीने से लेकर कुछ वर्षों तक लग सकते हैं। ऐसी सूरत में भारत और भारत जैसे बहुत से देश जो केवल क्रूड ऑयल की आयात पर ही निर्भर हैं, उनका क्या हाल होगा। मैं बाकी देशों की चिंता को एक तरफ रखकर पहले भारत की बात करता हूं, क्योंकि उससे मेरा डायरेक्ट संबंध है, हर भारतवासी का संबंध है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमने नोटबंदी आकस्मिक लाई थी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने एक 5 सूची कार्यक्रम कुकिंग गैस के बारे में बताया, 5 निर्णय जो ले लिए गए हैं अब कुकिंग गैस प्राप्त करने के लिए, वो लागू हो गए। कुछ बैंक रिफॉर्म्स 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। बिल्कुल उसी निर्णायक रूप में हमें क्रूड ऑयल और गैस की जो आवश्यकता है उसके ऑल्टरनेटिव्स पर फौरन और एक वॉर मोड में काम करने की आवश्यकता है। कुछ सुझाव जो मेरे दिमाग में आए हैं, मैं आपके माध्यम से शेयर करूंगा, भारत सरकार से, भारत के नागरिकों से और उस हर व्यक्ति से जो एक महत्वपूर्ण स्थान में कुछ करने की शक्ति रखता है। कभी कभी मुझे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक जाना पड़ता था सर्विस में। साउथ ब्लॉक में सर्विस भी की। कुछ हजार गाड़ियां साउथ ब्लॉक के ओ गेट 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरह नॉर्थ ब्लॉक के और दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो पार्किंग्स है वहां पर few thousand कार्स में हमेशा देखता था। अब शायद गिनती और बढ़ गई होगी। और मुझे हमेशा ये विचार आता था कि एक ही नोएडा से, एक ही गुरुग्राम से, उन दिनों में एक ही डिफेंस कॉलोनी से, एक ही फ्रेंड्स कॉलोनी से जब 4 लोग एक ही दफ्तर में आकर एक ही फ्लोर पर काम करते हैं, तो ये आखिर 4 गाड़ियां क्यों चलाते हैं? सही बात, सही बात। कार पुलिंग, कार शेयरिंग का जी। और ये बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल, पूरे देश में ये एक हर कल्चर जी। सेक्रेटेरिएट में होता है, हर राज्य में होता है। हर राज्य की असेंबली में 5 एमपी 10-12 गाड़ियों में आते हैं। एक कम से कम 2 या 3 गाड़ियों में चलता है। एक आगे एस्कॉर्ट पायलट चलता है, एक आध पीछे गाड़ी रहती है चमचों की। अभी क्या हमें इस ओर ध्यान करके इन 4 मेंबर पार्लियामेंट्स या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एक कार में नहीं डालना चाहिए? अगर उन्होंने एमएलए एनक्लेव से ही या एमपी एनक्लेव से सही बात, साउथ ब्लॉक आना है, तो 15-15, 12-12 गाड़ियां एक एक के पीछे, और 100 लोगों के पीछे 1500 गाड़ी। क्यों ये लोग 10 गाड़ियों में नहीं आ सकते? या बिल्कुल। बसेस चलाओ। कर्नल सर, क्यों इसमें ये एक लोग बात बस और में है, नहीं आ सकते? इसमें एक बात और है। आपने जो बात कही इसको और सामान्यीकरण करना चाहिए। ये तो सरकार के स्तर पर कार शेयरिंग कहते हैं ना, वो जो एक कल्चर बन जाए राज्यों में, केंद्र में, ये दिखावा न रहे कि गाड़ी, ये सबसे बड़ी बात है कि आप निश्चित रूप से बोलेंगे कि यही प्राइवेट कंपनियों में भी होना चाहिए, इस कॉरपोरेट कंपनियों में भी और सब जगह ये बातें आप बोलेंगे। ये बात आम जनता पर भी लागू होनी चाहिए। एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं सर। मैं तो कार से लगभग चलना छोड़ दिया है मैंने। उसका कारण है कि अगर हम बिना मतलब का ये तेल खर्च करेंगे, वो करेंगे, तो ये हम अपना भी आर्थिक नुकसान करेंगे और देश का भी करेंगे। हम सामान्य तौर पर जो सार्वजनिक परिवहन के जितने भी साधन हैं, उन पर हम चलें।
परिवार को भी चलने के लिए प्रेरित करें। ये हमें अभी से आदत डालनी होगी हर एक घर में। और ये सरकार को पता है कि एक घर में कितनी गाड़ियां हैं। बेटा अलग गाड़ी से चल रहा है, पिता अलग गाड़ी से चल रहे हैं, वो अलग। तो ये जो स्टेटस सिंबल है ना, इसको तो हमें कंट्रोल करना होगा। और मुश्किल का समय आता है तो सर सब लाइन पर लग जाते हैं। मैंने कवर किया है सर कोरोना पीरियड का समय, बाकायदा कवर करवाया है इस लोगों से, रिपोर्टर से, और खुद कवर किया है, उस पर लाइव मैंने कमेंट्री दी है। मैंने देखा है कि आपात स्थिति में सबको कैसे बहुत डाउन आना पड़ता है। वो स्थिति है, जरूरत है कि हम इसको समझें। जी सर। दिवाकर जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, पर बहुत सॉफ्ट शब्द यूज किया, कल्चर। अनफॉर्चुनेटली वी आर ए वेरी अनकल्चर्ड लॉट। राइट, बिल्कुल है, इट हैज टू कम एज ए रूलिंग। है। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर दफ्तर में होना चाहिए कि ये सेक्रेटरी साहब विद दिस अंडर सेक्रेटरी साहब with these two under deputy secretaries will Right. get this one car to use. Right, right. Unless it does not come as a ruling, वो कल्चर और कस्टम, हम लोग बड़े अनकस्टमरी अनकल्चर्ड लाइक के लोग हैं। हमारी ईगोज हमारे अपने कद से बहुत ज्यादा ऊपर उस पे सर हम बहुत ज्यादा ध्यान ही न दें, और बहुत हम उनको ना बहुत नीचे नजर से देखें कि यार ये इस आदमी को दुनियादारी से मतलब ही नहीं। ये भारत में है, जब तक हम इसको डिमोरलाइज नहीं करेंगे, ये शान वाला जो सिंबल है ना, वो खत्म नहीं होगा सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं सर। आगे कुछ और मुद्दे। दूसरी चीज, पब्लिक कैरियर्स बनाए जाएं, इनके सही बसेस बात बनाई जाएं। सर्वे करना पड़ेगा कि मोहल्ले से कितने लोग किस दफ्तर में आते हैं। इट शुड बी डन फॉर एवरी ऑफिस, राइट। एंड विदाउट स्टेटस बहुत कर सकते हैं तो ये बस में सीट रिजर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को उम्र के या सीनियरिटी के हिसाब से आप फ्रंट सीट्स दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, उतना कर सकते हैं। बट दे शुड ऑल ट्रेवल बाय ऑफिस बसेस। राइट। और ये बसेस होनी चाहिए इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड। सही बात। जो चलने लगी हैं, जम्मू में चलती हैं इलेक्ट्रिक बसेस, गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी सर्विस देती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहिए, उनकी कीमतों को नीचे लाना चाहिए। पेट्रोल व्हीकल्स शुड नाउ बी ए रेयर थिंग। राइट। ओन थिंग शुड बी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट। इसके साथ ही साथ हमें एटॉमिक और सोलर पावर जनरेशन के ऊपर वॉर फुटिंग पर काम करने की आवश्यकता है। राइट, राइट। जब ये आने वाले 2 साल 6 महीने 3 साल, जब तक ये पेट्रोल डीजल नॉर्मलाइज सप्लाई नहीं होती, तब तक हमारी काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंसी इलेक्ट्रिक पावर की तरफ शिफ्ट हो जानी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो गुड ओल्ड बायोगैस का बड़ा किसी जमाने में जिक्र शुरू किया था, वो कहाँ चली गई स्कीम? सर यहाँ भी मैं रोकूंगा। कितनी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। कल मैं आर्थिक मामलों के जानकार से ललन प्रसाद सर से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि गांव में भी गैस के इंतजारी करने लगे। आदत पड़ गई ना हमको अपने गांव में खाना बनाने के लिए। मान लीजिए कि आप लकड़ी ज़्यादा न जलाएं, चूल्हा न जलाएं, लेकिन हम उस पर थोड़ा सा अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। ये मुश्किल का समय है। गांव में, छोटे शहरों में, हाँ दिल्ली जैसे शहरों में हर घर में अब चूल्हा नहीं जल सकता। इसलिए नहीं जल सकता कि एनवायरनमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें अल्टरनेट पर भरोसा विश्वास करना होगा। और सौर ऊर्जा को लेकर के जो हमारे सरकार की 10-12 सालों से स्कीम भी रही है, प्रयास भी रही है, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं। जी सर। दिवाकर जी, वो गोबर गैस कहाँ चली गई? हाँ हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ये उज्ज्वला के फ्री सिलेंडर मिलने शुरू हुए, सही बात, हम भूल गए गोबर गैस को। सही बात, सही बात, सही बात। दहेज पके सो मीठा हुए। सही बात। अब सरकार का सिलेंडर आ रहा है, हाँ। तो क्या चिंता करनी है गोबर गैस की? उन सब चीजों को रिवाइव करना चाहिए, राइट। उनको इफेक्टिव बनाना चाहिए और उनको पॉपुलर बनाना चाहिए।
तो बायोगैस का प्रयोग भी एक मिशन के रूप में स्टार्ट होना चाहिए। मैं चाहता हूं या ऐसा सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एनजीओज को इस काम को करने में फॉरवर्ड होना चाहिए। हर काम सरकार पर थोपा नहीं नहीं जा जा सकता। सकता। मैं यहाँ दिवाकर जी एक छोटे छोटे सुझाव ये भी देना चाहता हूँ कि कोई भी नए हाउस कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग का अप्रूवल और किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोऑप्टेड होना चाहिए कि आप एक तो सोलर सही। पावर जनरेट करेंगे अपनी छत पर, एक आप रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करेंगे अपनी छत से सही बात। जहां सोलर पावर का वो ऊपर नहीं लगा हुआ। ये चीजें किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में होनी चाहिए। अगर ये देश के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लग जाए, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में लग जाए, हर डिपार्टमेंटल बिल्डिंग में लग जाए, तो हम बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोडक्ट कर सकते हैं और पानी की समस्या भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये कम से कम खर्चे में बहुत अच्छी तरह अचीव हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि एमएलए एमपीज कोई लक्ष्य दिए जाने चाहिए कि आप इतना ऊर्जा का जनरेशन सोलर पावर से कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हो सकता है तो इनको इंसेंटिव्स और डी इंसेंटिव्स भी इस बात के दिए जाने चाहिए। डी इंसेंटिव्स अगर वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। एक हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का परीक्षण हुआ है। पिछले महीने में या इसी महीने के हुआ प्रारंभ में हुआ है। उस चीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कई बार एक चीज दोहराई है, क्राइसिस तो होंगे, होते आए हैं, होते रहेंगे। टर्निंग ए क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। राइट। आपदा ये को अवसर में बदल दीजिए। जी हाँ, ये बहुत बार प्रधानमंत्री ने कहा है। तो मुझे विश्वास है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। अब इस समस्या को हमें एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर अपना तेल पर जो निर्भरता है उसको कम करने की आवश्यकता है। और पावर जनरेशन के अलग अलग तरीकों को ढूंढकर उनको कार्यन्वित करने की आवश्यकता है। और डिपेंडेंस जो हमारा है ऑयल के ऊपर, उसको कम करने की आवश्यकता है। उसके आयात को कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इस संबंध में नितिन गडकरी जी ने बहुत बार बातें कही हैं। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं और आगे ऐसी आने वाली हैं। इसको लेकर के कर्नल सर के भी सुझाव और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बातें कही हैं उसके संदर्भ में इन बातों का मतलब और मायने समझिए। बड़ा सवाल है कि ये सब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तो ईरान, अमेरिका, इजराइल और उसके इर्द गिर्द के ही देश जुड़े हुए हैं। अब तो पाकिस्तान भी हमें गिदड़ भपकी दे रहा है कि कोई भारत भले भी सामने से इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर कोई देश अटैक करेगा मसलन अमेरिका या इजराइल, तो भारत के मुंबई और दिल्ली को टारगेट कर लिया जाए। वहां का राजनयिक कह रहा है। मैं फिर याद दिला दूं, बासित बासित से मैं मिल चुका हूं। वो बहुत ही जहदी माइंडसेट का व्यक्ति है। ये उसके बयान है सर। इसके मायने और मतलब भी बहुत शॉर्ट में कर दीजिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, कि क्यों ऐसा बयान उसने दिया है। दिवाकर जी, पाकिस्तान की समस्या ये नहीं है कि उसका कद छोटा है। उसकी समस्या ये है कि भारत का कद क्यों लंबा है। हाँ, वो तो है। और क्यों लंबा होता जा रहा है। जलन और चिढ़, कहते हैं ना, डाह, इसी को कहते हैं डाह करना। और जलन और चिढ़ तो एक स्वभाव है, मानवीय स्वभाव, वही है जी। तो वो अपने दुख से दुखी तो है ही है। वो ज्यादा दुखी हमारे सुख से है। सही बात सही बात। और इसीलिए उसकी अगर बासित की आप बात सुने तो उसने कहा कि जैसा तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम भी
अमेरिका के लिए डेंजरस है। थ्रेट है सर, थ्रेट और का कुछ इस्तेमाल। ऐसे आभास लगाए जाने लगे कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को उसके एटॉमिक प्रोग्राम से वंचित कर दे। ऐसी सूरत में बासित साहब कहते हैं कि अब उसके पहले उनका प्रयोग करेंगे भारत के कहा, मुंबई और दिल्ली, फौजी ठिकानों पर नहीं, भारत की सेना के विरुद्ध नहीं। वहां तो मार पड़ती है, जी जी तो जी। सिंदूर की तरह बहुत मार पड़ेगी। अरे भाई, मार तो फिर भी पड़ेगी। कहीं भी आप दुस्साहस करोगे, मार पड़ेगी और बहुत पड़ेगी, और उतनी पड़ेगी कि आपका नामो निशान इस बार मिट जाएगा। पर वो अटैक कहाँ करना चाहते हैं? मुंबई पर। वो अटैक करना चाहते हैं जहां हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। जी जी। उन्होंने अटैक करने का हवाला वहां भी दिया जहां हम किन विदेशों से कोलैबोरेशन में कुछ टेक्निकल को मेल मिलाप करके कुछ नए हथियार या नई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। सही बात है। उन स्थानों पर वो अटैक करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि इन स्थानों से उनको कुछ तकलीफ है, क्योंकि इन स्थानों में भारत की प्रगति और प्रगति विशेष नजर आती है, उसको रोकना चाहते हैं। तो वो मेरे कटोरे की दाल अपना कटोरा लेकर जगह जगह मांगते फिरते हैं, उनको चिंता वो कम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ एक रणनीति ये भी बनानी पड़ेगी, और शायद उसको डिक्लेयर कर दें, जो कि कई बार किया है हमारे सेनापति ने भी, रक्षा मंत्री ने भी, कि किसी भी प्रकार का दुस्साहस, वो हमारे फौजी ठिकानों के अगेंस्ट हो, सिविल टारगेट्स के अगेंस्ट हो, कमर्शियल ठिकानों के अगेंस्ट हो, को निस्नाबूद कर दिया जाएगा। सर उसकी पूरी तैयारी है, और evil in the bud। हम लोगों ने ऐसा बताना चाहता हूँ कि आपके वो जो केरन हिल वाले गेट है ना, उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास अब भी मौजूद हैं। कर्नल सर, रजिस्टर्ड टारगेट्स अभी भी रजिस्टर्ड। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। इस मुद्दे पे हमको अलग से बात करनी है। और याद करिए कि लगभग 5 या 7 दिन पहले एक मुद्दे पर चर्चा, मुझे याद रहते हैं विषय, कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया 72 घंटे का, उससे अमेरिका इजराइल बहुत कुछ सीख लेना चाह रहे थे, नहीं सीख पाए। 4 दिन में कैसे कमर तोड़ी जाती, वो अब कह रहे हैं ना, हमने नेवल स्थिति उनकी और एयर स्थिति जो है वो एकदम तहस नहस कर दी। हम कितनी जल्दी पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिए, मात्र 24 घंटे के अंदर। उनके जहाज उड़ने की स्थिति में ही नहीं थे। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आनी चाहिए ना कि भारत की तैयारी कितनी मजबूत है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। और ये सर, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे आपको बोलना है। कुछ और विशेषज्ञों के साथ हम मिलकर के करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया के सामने एक नजीर है। और वीडियो लंबा हो रहा है सर, क्योंकि आपने इतना बढ़िया विषय छेड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में अब ईरान जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों परेशान है ना सर। और अगर देखा जाए दोनों का सैन्य स्टेटस देखा जाए, पाकिस्तान और ईरान का, तो पाकिस्तान ईरान से मजबूत स्थिति में है, एक एक चीज अगर देखा जाए। लेकिन उस पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर, अब आपको तो ये बताने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाए हैं, हार्ट भारत पर जाकर के लोग देख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हमने उनको उस स्थिति में ही नहीं रखा कि उनके कोई भी F-16 या JF-17 उड़ने की स्थिति में और भारत पर अटैक करें। एक सिरसा में आके उनका क्या नाम था, कौन सा वो प्रक्षेपास्त्र था उनका, वो भी जाके सिरसा में गिरा दिया गया और दिल्ली पे अटैक किया। हिसार के पास जो गिरा जी हाँ, हिसार या सिरसा, मुझे याद आ रहा है सर, हिसार सिरसा था। तो उनकी ताकत। और आप देखिए ड्रोन ड्रोन ड्रोन, जब 10 मई के शाम 7 बजे के बाद, याद हो सर, हम आप बैठे थे उस दिन, और उस दिन का वीडियो भी हार्ट टॉक पर उपलब्ध है।
उसके बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ड्रोन अटैक्स आ रहे थे, एक चेतावनी भारत ने दी थी कि अगर 2 से 3 घंटे के अंदर ये सब रुक नहीं गया तो फिर बहुत मुश्किल में आ जाएगा पाकिस्तान, और दूसरे दिन से सब कुछ शांत हो गया। तो ये हनक थी हमारी सेना की, और मुझे बहुत अच्छा एहसास इसलिए हो रहा है कि उसी के अंग रहे हैं, और आप और हमने आपने पिछले 10 मई से आज तक उन मुद्दों पर कितना कुछ बोला है। इस पूरे मुद्दे पर सर हम अलग से चर्चा करेंगे, और एक बड़ा टास्क है कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका कहां गलती कर रहे हैं, जो भारत ने गलती नहीं की और पाकिस्तान को 72 घंटे में ये मजबूर कर दिया कि भैया रोक दो युद्ध। हमने मजबूर किया, अब डोनाल्ड ट्रंप भी मानेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है सर, इस पर करते हैं चर्चा किसी। बिल्कुल इस पर हम चर्चा करते हैं। और आपके ये जो सुझाव है सर कि हमें कितनी बड़ी तैयारी करके रखनी है और अपने आप को कितना अनुशासित करना है, दर्शकों इस पर आप अपना कमेंट दीजिए, राय दीजिए, और कर्नल सर से जो भी बातें इन्होंने की हैं उस पर सवाल करिए। अगले वीडियो में जब हम ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के ऑपरेशन फ्यूरी की चर्चा करेंगे, जिसमें ऑपरेशन फ्यूरी के तहत हालांकि लैंड रोर करके इजराइल का भी ऑपरेशन का नाम दिया गया है, इनमें और भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कितनी समानता है और कितना भारत से इनका ऑपरेशन कमजोर है। आर्मी के दृष्टिकोण से मैं ये बात कर रहा हूं कि कहां पर ये लैग कर गए और कहां भारत ने सिर्फ 24 घंटे में पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। फिर मैं याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी अगर परंपरागत देखी जाए तो वो ईरान से मजबूत मानी जाती है। कर्नल सर आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे। अगर आप देख लें गूगल करके तो पाकिस्तान की आर्मी की स्थिति हर दृष्टिकोण से ईरान से मजबूत है, और उस पाकिस्तान को हमने 24 घंटे में बैठने को मजबूर कर दिया। और दुनिया की 2 बड़ी ताकतें ईरान के प्रक्षेपास्त्र ताकत को अभी पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर पाई हैं। हालांकि वो होंगी जरूर, और ईरान हारेगा भी, क्योंकि ईरान बिल्कुल अकेले होकर के लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई में वो चारों तरफ से घिरेगा, और चारों तरफ से उस स्थिति में जो अब तक रहा है 28 फरवरी के पहले, उस स्थिति में तो अब वो रहने वाला नहीं है। हाँ, ये बात और है कि अमेरिका और इजराइल का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हर टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।